हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्पेशल क्लास। आज का ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम कवर करेंगे यूपी जीके के 100 एमसीक्यू और ये सारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर बेस्ड है, यानी ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो यूपी का कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आरओ यार हो, यूपी पुलिस हो या जूनियर असिस्टेंट का हो, कोई सा भी यूपी का एग्जाम हो, ये वीडियो आपके लिए है और यही प्रश्न आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो ये गोरखपुर में फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। याद रखिएगा, कहां पर? गोरखपुर में। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अच्छा, ये काकोरी षड्यंत्र केस हुआ कब था? फिलहाल की इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये घटना हुई थी 9 अगस्त सन 1925 को और इसी के आरोप में 19 दिसंबर सन 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई थी। ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर स्थित है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी स्थित है, सरसई नवार झील ये भी है, सुरिंसर मनसर ये नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो अगर रामसर स्थलों की बात कर दें तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं और रामसर स्थल की आधार पर, संख्या के आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। सबसे ज्यादा जो वेटलैंड है वो है कहां पर? वो तमिलनाडु में 16 है और यूपी में 10 है। तो बात कर लेते हैं सुरिंसर मनसर झीलें। ये एक वेटलैंड है लेकिन ये यूपी का नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का है। तो याद रखिएगा कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में है और इन्हें जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। बाकी के अगर हम उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूं। ऊपरी गंगा नदी, ब्रजघाट से नरौरा, एक ये हो गया। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, सूर सरोवर झील, इसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है, आगरा में है, ठीक है, याद रखेंगे, और हैदरपुर वेटलैंड। तो ये 10 जो है ना, ये रामसर स्थल हैं उत्तर प्रदेश के। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन तो होती है, हिंडन भी होती है, लूनी नहीं होती है। शारदा तो सबसे बड़ी नहर है उत्तर प्रदेश की, तो लूनी जो है ये यूपी से प्रवाहित नहीं होती है। दरअसल लूनी नदी जो है वो राजस्थान राज्य में बहती है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, मिर्जापुर जिलों में प्रभावित होकर बिहार में गंगा में मिल जाती है, यानी सोन नदी जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। हिंडन नदी जो है मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर में यमुना में मिल जाती है। वहीं शारदा नदी उत्तर प्रदेश में बहराम घाट यानी बाराबंकी के निकट करनाली और घाघरा नदी में मिल जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, सन 1924 में संयुक्त प्रांत, इसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जानते, पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। तो 1924 की बात है कि किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो ये कहां पर बुलाई गई थी? कानपुर में बुलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो 1924 की बात है, यूनाइटेड प्रोविंस के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत की क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी 1924 में की गई थी, एनएचआरए की स्थापना की गई थी। अच्छा, 1924 में एक और घटना हुई थी। क्या हुई थी? कर्नाटक का बेलगाम अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और ये इकलौता कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दादरी मेरा बलिया में लगता है, सही है। नौचंदी लखनऊ में नहीं लगता, यही गलत है। नौचंदी मेला जो है वो मेरठ में लगता है। कहाँ लगता है? मेरठ में। बाकी पचकुया मेला झांसी में लगता है, ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। सही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये नौचंदी मेला जो है मेरठ में लगता है, लखनऊ में नहीं लगता। प्रश्न नंबर 6 है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है तो कुशीनगर में, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में, इसीलिए महापरिनिर्वाण मंदिर जो है वो कुशीनगर में अवस्थित है। कुशीनगर के अन्य मंदिर में देखें तो रामावर स्तूप है, बिड़ला बुद्ध मंदिर है, राम जानकी मंदिर है, ये सारी की सारी जो है वो कुशीनगर में ही अवस्थित है।
प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन जो है इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो वर्ष 1888 में संपन्न हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सही सुमेलित नहीं है? ये ऐसा प्रश्न होता है जिसमें आप एक प्रश्न में 4 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। देखिए, गंगा के किनारे लखनऊ है ना भैया, पहले ही गलत कर दिया। लखनऊ गंगा के किनारे नहीं है, लखनऊ गोमती के किनारे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, यही सुमेलित नहीं है। बाकी गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है, जौनपुर गोमती नदी किनारे है, प्रतापगढ़ सई नदी किनारे और लखनऊ जो है ये गोमती नदी किनारे है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो गंगा के किनारे वाराणसी है। ठीक है, गंगा के किनारे वाराणसी है, गंगा के किनारे बिठूर है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है महोबा जिले में। कहां है? महोबा जिले में है विजय सागर पक्षी विहार। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो पक्षी अभ्यारण्य की बात करें, पटना, सलीम अली, चित्रांगुड़ी है, पटना ही है। अब आप कहोगे सर पटना तो बिहार की राजधानी, मैं कहूंगा पटना जो है एटा जिले में, यूपी का एक जिला है एटा, यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य, इसका नाम ही है पटना पक्षी अभ्यारण्य, बाकी यूपी के नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य जो है ये तमिलनाडु का है, उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड का है और सलीम अली तो आपको पता है गोवा में स्थित है, जबकि पटना जो है यूपी के एटा जिले में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कृषक समृद्धि आयोग का गठन वर्ष 2017 में हुआ था। ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इसका उद्देश्य 2022 तक कृषकों की आय 2 गुना करना था। उसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सही बात है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, नहीं ये गलत है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादों की संख्या सर्वाधिक, ये भी सही है। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक नहीं है, ये यहाँ पर होगा। इन्होंने लिखा है सर्वाधिक नहीं है। सबसे ज्यादा चीनी मिल यूपी में नहीं है तो कहां पर है? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा चीनी मिल कहां पर है? महाराष्ट्र में है। प्रश्न नंबर 13 है, आंवला सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो आंवले का प्रतापगढ़ में होता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ में होता है। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है प्रतापगढ़। यहाँ कुंडा में आंवला के लिए फल पट्टा विकास परियोजना भी चलाई जा रही है। प्रश्न नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे ज्यादा प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीज, कृषि सेवा के विकास केंद्र या फिर कृषि साख सुविधा, क्रेडिट कार्ड? नहीं, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग ही एक प्रमुख प्रभावी कारण बोल सकते हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने में। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरौरा है, अडवा है, बघेलखंड है, बदुआ नहीं है। ये दरअसल यूपी में नहीं है, ये बिहार में है। बांका बिहार में अवस्थित है। अहरौरा मिर्जापुर में है, अडवा मिर्जापुर में है, बघेलखंड बलरामपुर में है, जबकि बदुआ जो है ये बांका बिहार में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 16 है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर है। कौन सा है? हमीरपुर है। ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। तो अगर महोबा नहीं दिया होगा तो हमीरपुर होगा, हमीरपुर ऑप्शन में नहीं होगा तो महोबा होगा, सीधी सी बात है। प्रश्न नंबर 17, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी? तो पर्यटन विकास निगम की स्थापना सन 1974 में हुई थी। याद रखिएगा कब हुई थी? 1974 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया था। बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों की देखभाल व क्रियान्वयन के लिए 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी।
प्रश्न नंबर 18 है, कौन सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी सही है, कानपुर चरमवाल सही है, नजीबाबाद प्लाईवुड सही है, सहारनपुर इत्र नहीं है। सहारनपुर में है कागज की लुगदी, इत्र जो है ये कन्नौज का है। कहां का? कन्नौज में फेमस है भैया इत्र। तो देख लेते हैं सहारनपुर किसके लिए फेमस है, तो ये कागज की लुगदी के लिए फेमस है। प्रश्न नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। दिया सलाई मतलब माचिस होती है, ठीक है, ये कहां है? बरेली में है। और बरेली के अतिरिक्त भी देखें तो सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, रामपुर, ये सब में भी दिया सलाई के कारखाने अवस्थित है। प्रश्न नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? प्रयागराज नहीं है, निर्यात विकास केंद्र प्रयागराज नहीं है, जबकि आगरा, खुर्जा, मेरठ ये सारे हैं। देख लीजिए कैसे हैं, क्यों हैं, ये भी बता देता हूं। देखिए ये निर्यात विकास केंद्र हैं कैसे, देखो यहाँ पर वस्तुओं का विवरण दिया गया था। आगरा से सिल्क कारपेट का निर्यात होता है, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद ये सारे निर्यात किए जाते हैं। खुर्जा का पॉटरी, सिरामिक टाइल्स ये सब निर्यात होते हैं। मेरठ का खेल का सामान है, स्वर्ण आभूषण ये सब निर्यात होते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, कौन सही सुमेलित नहीं है? गोरखपुर टेराकोटा सही है, वाराणसी लकड़ी का सामान सही है, और चिन्हट चीनी मिट्टी के बर्तन ये भी सही है। फिरोजाबाद लोहे का सामान नहीं, फिरोजाबाद कांच का सामान अगर ऑप्शन में होता तो ये बेस्ट होता, ठीक है, फिरोजाबाद कांच का सामान होगा। प्रश्न नंबर 22 है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। तो भाई साहब ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। कहां है? वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है वो 22 सितंबर सन 2017 को की गई थी। प्रश्न नंबर 23 है, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश में किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो ये आगरा और अलीगढ़ मंडल में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश क्या उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंधन न होने, नहरों के से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने और क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग करने के कारण 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है। आपको इतना नहीं याद रखना, आपको यहां सिर्फ मंडल याद रखने, आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल, ठीक है। बढ़े आगे। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? तो राजस्व कर संग्रह में लखनऊ का सबसे उच्चतम स्थान है, ठीक है। किस व्यापार कर क्षेत्र की बात हो रही है? तो लखनऊ क्षेत्र का मैक्सिमम है। ध्यान से सुनिएगा, प्रदेश में व्यापार कर के कुल 21 जोन बनाए गए हैं। इनमें से व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण लखनऊ जोन से होता है, उसके बाद कानपुर जोन है, फिर गाजियाबाद जोन है, फिर नोएडा जोन है, ठीक है। और न्यूनतम संग्रहण की बात करें तो झांसी से होता है, ठीक है, न्यूनतम वाला। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सिंगरौली है, दादरी है, रिहंद है, डार्ली पौली नहीं है, ये उड़ीसा में है। कहां है? उड़ीसा में है। तो याद रखिएगा। तो देखिए, अगर 5 बिजली संयंत्र, देखिए कोयला आधारित बिजली संयंत्र की संख्या यूपी में कितनी है? 5 है। सिंगरौली सोनभद्र में है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में है, रिहंद सोनभद्र में, फिरोज गांधी ऊंचा रायबरेली में है, और टांडा मेजा अंबेडकर नगर में। तो ये हो गए 5। और बाकी रही बात डार्ली पौली की, तो ये है ओडिशा में। प्रश्न नंबर 26 है, प्राप्ति का क्षेत्र है खनिज। ग्रेनाइट बांदा से प्राप्त होता है, सही है। डोलोमाइट सोनभद्र से प्राप्त होता है, भी सही है। सिलिका सैंड लखनऊ नहीं है, सिलिका सैंड प्रयागराज से प्राप्त होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, आई थिंक किसी क्वेश्चन में ऐसा ही आया था, मैच द वर्ड वाला, मतलब मैच करना था। तो सिलिका सैंड प्रयागराज, लखनऊ नहीं होगा। बॉक्साइट चित्रकूट, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सिलिका सैंड प्रयागराज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? ओहो, तो ये रिहंद बांध पर बना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बना है। यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट क्षमता का है। प्रश्न नंबर 28 है, जनरथ नाम दिया है।
तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, यातायात सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, या फिर भारत सरकार द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा के लिए ना, उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर आप देखेंगे ना यूपी में एसी बस जो चलती हैं उनको जनरथ के नाम से जाना जाता है। तो जनरथ क्या है, तो जो यूपी में कम लागत की एसी बसें चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, इन्हें ही जनरथ नाम दिया गया है। प्रश्न नंबर 29 है, हवाई अड्डा और नगर, बमरौली लखनऊ, लखनऊ में अमौसी है, बमरौली नहीं है, लखनऊ में क्या है, अमौसी हवाई अड्डा है। चकेरी कानपुर में है, हिंडन गाजियाबाद में, फुर्सतगंज रायबरेली में। अब आप कहोगे सर बमरौली कहाँ है, तो बमरौली इलाहाबाद में, बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज में है। प्रश्न नंबर 30 है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, मतलब उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहां पर मिलते हैं, तो ये है मिलते हैं झांसी में। कहां मिलते हैं, झांसी में मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी और पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है, और ये दोनों आपस में कहा मिलते हैं, तो ये मिलते हैं यूपी के झांसी में, यही आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 31 है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था, तो अंतिम अभियान कालिंजर किले के खिलाफ था, और इसके बाद इसी कालिंजर किले को जीतते समय 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, ये कालिंजर किला यूपी के किस जिले में है, बांदा जिले में है। कहाँ है, बांदा जिले में है, मैंने लिखा नहीं क्या, नहीं लिखा शायद मैंने, बांदा जिला याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ है, बांदा जिले में। तो शेरशाह का सूरी का 1945 में कालिंजर के विरुद्ध हुआ था, इसी अभियान के दौरान गोला फटने से मृत्यु हो जाएगा। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, शेरशाह सूरी हुमायूं के मत हुआ था, तो यही है, आप याद रखिए, सीधी सी बात है, आपको पता है। बांदा जिला स्पेशल यहाँ पर याद रखिए, हुआ ये था कि कालिंजर किले की दीवार थोड़ी मजबूत थी, ये अपना तोप लेकर के गए थे, यहाँ से गोला मारा, दीवार से टकराया, गोला यहीं पे आ गया, और ये अपने ही गोले से फट गए थे, और वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि शेरशाह सूरी ने कालिंजर किला जीत लिया था, लेकिन ये इनकी अंतिम जीत थी, उसी के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है, 84 गुंबद जालौन में है, जामा मस्जिद मुरादाबाद में है, बौद्ध स्तूप आगरा में है, आगरा में तो नहीं है, कामत गिरी पर्वत चित्रकूट में, ये भी सही है। बौद्ध स्तूप जो है वो आगरा में नहीं है, कुशीनगर में अवस्थित है बौद्ध स्तूप, कहाँ, कुशीनगर में। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 33 है, घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे ये स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये कौशाम्बी में है, कहाँ है, कौशाम्बी में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। घोषिताराम उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध उद्यान था। घोषिताराम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था, और श्रेष्ठी घोषित का भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34, शास्त्रीय गायक है और घराना दिया गया है। बिरजू महाराज कालका दिन बिंदा दिन, ठीक है, कालका बिंदा दिन घराने से संबंधित है। उस्ताद राशिद खान रामपुर सैसवान घराने से संबंधित है, ठीक है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा ग्वालियर घराना नहीं, छन्नूलाल मिश्रा जो है ये किराना घराने से संबंधित है। प्रभात भी किराना घराने से संबंधित है, और भीमसेन याद रखिएगा, इनका भी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, भीमसेन, ये भी किराना घराने से संबंधित है। तो किराना घराने से 3 लोगों आप याद रखिएगा, पंडित छन्नू मिश्रा, प्रभात भीमसेन, ये सारे के सारे किराना घराने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो चुका है, यानी छन्नू मिश्रा जो है ये किराना से हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख रखा है ग्वालियर से, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, कौन सा सुमेलित नहीं है, चैती विवाह गीत है, चैती विवाह गीत है, नहीं, विवाह गीत नहीं है। कजरी विवाह मौसमी गीत है, सही है। रसिया ब्रज का लोकगीत है, सही। सोहर संस्कार गीत है, बच्चे के जन्म उत्सव पर सोहर गाया जाता है। तो चैती विवाह गीत नहीं है, दरअसल चैती मौसमी गीत है। क्या है, चैती ये मौसमी गीत है। कजरी मौसमी और विवाह दोनों है। रसिया ब्रज का है, सोहर जो संस्कार गीत है, ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है सोहर। प्रश्न नंबर 36 है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक और कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्य में कौन सा कार्य सम्मिलित है? संरक्षण प्रदर्शन, ठीक है, उसका प्रकाशन सही है। अभिलेखीकरण सही। बिक्री, भैया बेचने का थोड़ी ना आपको ठेका दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या बेचने का नहीं है। तो ध्यान से देखिए,
उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक, कलात्मक निधि के संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन, अध्ययन की दृष्टि से सन 1957 में संस्कृति विभाग से संबंधित कार्यों का संपादन विभागाध्यक्ष स्तर पर संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जाए। 37 है, सुमिलित नहीं है। हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव, ये हारमोनियम नहीं, ये वायलिन वादक थे। कौन थे? ये वायलिन वादक थे, हारमोनियम वादक नहीं थे श्री राम श्रीवास्तव। रास नृत्य ब्रजगीत सही है। बिरहा मिर्जापुर का सही है। मुबारक अली खां गायकी, ठीक, गायकी से रिलेटेड है, गाना गाते थे, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो जाएगा, बिकॉज श्री राम श्रीवास्तव जो हैं ये वायलिन वादक थे। क्या थे ये? वायलिन वादक थे। प्रश्न नंबर 38 है, ओहो फिर से आ गया मिलान वाला। गोविंद साहब मेला है, ये गोविंद साहब मेला आजमगढ़ में लगता है, सही है। कैलाश मेला आगरा में लगता है, सही है। सैयद सलार मेला लखनऊ में लगता है, ये गलत है। सैयद सलार जो मेला है ये लखनऊ में नहीं लगता है, ये बहराइच में लगता है। कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। अच्छा, बहराइच सुनते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि नेपाल की सीमा पर बहराइच अवस्थित है। शाकंभरी देवी सहारनपुर है, ठीक है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो गया। सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है, लखनऊ में नहीं लगता। प्रश्न नंबर 39 है, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। बरसाना में। कहाँ भाई? बरसाना में। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, टॉयलेट मूवी। टॉयलेट एक प्रेम कथा में दिखाया गया बरसाना होली का एग्जाम्पल। प्रश्न नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पशु मेला है। क्या है ये? पशु मेला है। बटेश्वर एक पशु मेला। कहाँ लगता है? आगरा। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, जो कि एक काफी बड़ा पशु मेला होता है। तो उत्तर प्रदेश के बटेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि पशुधन मेला होता है और ये आगरा से करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित तीर्थ स्थल बटेश्वर में हर साल लगता है। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? अच्छा भाई साहब, शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक की यूपी का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। टोटल कितने हैं भाई? आप कमेंट बॉक्स में बताओ। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? आप कमेंट बॉक्स में बताओ। 9 है, 8 है, 7 है या फिर 6? बताओ कितनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? भैया इसी अवानी ऊदल वाले लाला दे, ऐसे कुछ करके है, हमारे यहाँ पड़ोस में बजाते रहते हैं भाई साहब। आला बहुत प्रेमी है आला के, हमारे पड़ोसी। तो वही ऐसे कुछ गाते हैं, बजता रहता है। थोड़ी बहुत लाइन मुझे याद हो गई। तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय है ना, वो है आला। तो आला की बात कर लेते हैं। बुंदेलखंड का प्रमुख लोकप्रिय गीत है बिरहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। लंगूरिया बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है, गीत की बात नहीं है, लोक नृत्य है, ठीक है। प्रश्न नंबर 43 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ओहो, बिरहा भोजपुरी है, सही है। कजरी ब्रजी नहीं है, ये अवधि है। कजरी जो है ये अवधि है, ब्रजी नहीं है। मल्होर ब्रजी है, रसिया कोरवी है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कजरी जो है ना वो अवधि है। क्या है? अवधि है। प्रश्न नंबर 44 है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, बहुत ध्यान से देखो। कौशाम्बी इसका जवाब होगा, कुशीनगर मत लगाना यार, ठीक है, कौशाम्बी होगा। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की तीर्थ स्थलों के हिसाब से काफी ज्यादा प्रसिद्ध स्थान है। और जैन ग्रंथ के अनुसार देखें तो छठे तीर्थंकर जो थे पद्म प्रभु, इनका जन्म ही कौशाम्बी में हुआ था। प्रश्न नंबर 45, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती थी। तो ये कल्याण पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? गोरखपुर से। कहां से? गोरखपुर से प्रकाशित होती थी, गीता प्रेस गोरखपुर। प्रश्न नंबर 46 है, युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओहो, अमीर खुसरो एटा ठीक है, रिजा गालिब आगरा सही है, जोश मलियाबादी सही है, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज ये गलत है। राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज नहीं होगा, ये होगा शाहजहांपुर, ठीक है, शाहजहांपुर। ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में हुआ था और इन्हें काकोरी कांड डकैती, मतलब जो काकोरी डकैती कांड जो हुआ था उसमें ये पकड़े भी गए थे और इनको अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं पहले करा भी चुका हूँ इसी वीडियो के अंदर। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? चेरो, गोंड, खैरवाड़ सब पाई जाती है, सहरिया नहीं है। सहरिया दरअसल जो है ना ये ललितपुर की है, ललितपुर की है। ये सहरिया जो है वो कहाँ की है? ललितपुर की है। और ललितपुर मध्य
प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। वाराणसी में पाई जाने वाली बाकी की जनजाति चेरो, गोंड, खरवार, धुरी, ओझा, नायक, पथरी, ये सारी कहाँ की है? ये वाराणसी की जनजाति है। प्रश्न नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू। ये प्रश्न भाई 1 करोड़ बार पूछा गया। थारू जनजाति है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है और इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं जिसे रोटी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश के 5 जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, उत्तरी भागों में यहाँ पर ये थारू जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद। क्या? इलाहाबाद। आप कहोगे बनारस में, कहूँ नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना जो है ये 1887 में हुई थी। 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त हो गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1965 में स्थापित हुआ था। प्रश्न नंबर 50 है, हाफ सेंचुरी पूरी कर दी हमने। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में? तो आलू अनुसंधान केंद्र जो है ये मेरठ में है। कहां पर है? मेरठ में है। और मेरठ जो है खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। आलू को दूसरे देशों में ताज ब्रांड नाम से बेचा जाता है। अगर पूछ लीजिए ताज किस चीज का ब्रांड नेम है, तो आलू का है। प्रश्न नंबर 51 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये सीतापुर जिले में। कहां है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में, सबसे पहले नंबर पे सीतापुर है, फिर प्रयागराज है और फिर हरदोई आता है। देखिए प्रतिशत के अनुसार अगर देखा, ये तो जनसंख्या के अनुसार है, लेकिन अगर प्रतिशतता के अनुसार देखा जाए तो कौशाम्बी है, सीतापुर है और फिर हरदोई है। याद रखिएगा दोनों ही तरह से आपको जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी याद रखना है और परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी। प्रश्न नंबर 52 है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां है? तो ये नोएडा में है। कहां पर है? नोएडा में अवस्थित है ये। तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। श्रम संबंधी मामलों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श के लिए संस्थान की स्थापना श्रम मंत्रालय की एक स्वायत्त निकाय के रूप में सन 1974 में की गई थी। प्रश्न नंबर 53 है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो कृषि अनुसंधान परिषद ये लखनऊ में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई थी और 1989 में ही उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी दिया गया था। यह भी आप रिलेट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? भातखंडे संगीत संस्थान 1930 है तो लखनऊ में तो सही है, 1930 में नहीं, ये 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी यहाँ पर सही, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 है तो सारे लखनऊ में। देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाएगा, बट आप 1-2 तो एटलीस्ट याद रखिए। भातखंडे वाला जरूर याद रखिए और राज्य ललित कला अकादमी, ये जो है ये दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 1926 में हुआ था भातखंडे की स्थापना। लखनऊ में ही है ये भातखंडे संगीत संस्थान। प्रश्न नंबर 55 है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां है? ये चित्रकूट में है। कहां पर है? चित्रकूट में ये स्थित है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना 27 सितंबर सन 2001 को चित्रकूट में की गई थी। श्री राघवी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को इस विश्वविद्यालय का आजीवन कुलाधिपति बनाया गया। प्रश्न नंबर 56 है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान है? तो ये है कहां? कानपुर में। मैंने कहा था अगर दाल की बात आ जाए या फिर चीनी की बात आ जाए तो इनका जो अनुसंधान संस्थान है ये कहां है? कानपुर में है। तो ये शर्करा तकनीकी संस्थान भी कहां पर है? कानपुर में है। तो इस तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो शर्करा तकनीकी संस्थान कानपुर में है। वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च यानी गन्ने से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर है वो लखनऊ में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन ये नोएडा में अवस्थित है। सारे पॉइंट्स आपको याद रख लेने चाहिए। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? जौनपुर।
सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था महाराज बलराम और सिद्धार्थ ने श्रावस्ती से गुजरते वक्त बहरे बाबा के खेत में खीरा और पीला भात खाया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको याद करवाए थे। 7 जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 7 जिले नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। जौनपुर उनमें नहीं आता है। कौन कौन से हैं? बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, तो ये जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। महाराज बलराम और सिद्धार्थ ने श्रावस्ती से गुजरते वक्त भैरे बाबा के खेत में पीला भात और खीरा और पीला भात खाया। ये मैंने आपको लाइन याद करवाई है, और ये जब जब क्वेश्चन आएगा ना, मैं तब तक ये लाइन रिपीट करूंगा। जो लोग कंटिन्यूटी में हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये सारी चीजें याद हो चुकी हैं ऑलरेडी। और अगर आपको मैप याद है तो फिर तो सो बेटर है, बेस्ट है वो। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? तो ये राहुला का जो संबंध है ये बुंदेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो लोक नाट्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। हंसने हंसाने की इस शैली में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। यानी जो राहुला लोक नाट्य इसी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? विश्वंभर दयाल। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। विश्वंभर दयाल हमारे प्रथम लोकायुक्त यानी यूपी के प्रथम लोकायुक्त थे। तो विश्वंभर दयाल याद रखिएगा, ये 14 सितंबर सन 1977 से 13 सितंबर सन 1982 के बीच में थे, और 2016 से अभी तक जो वर्तमान में है वो 7वें लोकायुक्त हैं। जस्टिस संजय मित्रा। 8 वर्ष का कार्यकाल होता है यूपी में लोकायुक्त का, ये पॉइंट भी आप जरूर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 60 है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय रामपुर में पाया जाता है। कहां पर है? रामपुर में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो रुहेलखंड में स्थित रामपुर जनपद अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण वाला स्थान है। यहाँ पर लगभग 50.5 यानी 50% जनसंख्या जो है वो अल्पसंख्यक है। प्रश्न नंबर 61 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? गाजियाबाद में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है? मैक्सिमम। उसके बाद फिर वाराणसी है, लखनऊ है, संत रविदास नगर है, कानपुर नगर। अच्छा, सबसे कम अगर पूछा जाए तो कहां की है? ललितपुर। क्या? ललितपुर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है वो मिनिमम है। क्या है? वो सबसे कम है। और ललितपुर मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो 3 तरह से ललितपुर को घेरे हुए। ये पॉइंट भी आप जरूर याद रखना। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ओके, और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? यानी यूपी का जन घनत्व कितना है ये पूछ रहे हैं भाई साहब। यूपी का जन घनत्व कितना है, यानी प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो ये है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति निवास करते हैं यूपी के अंदर। और सबसे ज्यादा जनघनत्व किस राज्य का है? बिहार का है। सबसे ज्यादा जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और सबसे कम जनघनत्व कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है। कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है। यहां कितना जनघनत्व है? 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं। अच्छा, जनघनत्व के आधार पर देखा जाए सबसे नंबर 1 पे बिहार आता है, नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल आता है, नंबर 3 पे केरल आता है, और यूपी जनघनत्व के मामले में चौथे स्थान पर, ये चौथे पायदान पर आता है। प्रश्न नंबर 63 है, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो प्रश्न नंबर 63 है, ये है 26 जून सन 2020। क्या? 26 जून सन 2020। तो आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान 26 जून 2020 को प्रारंभ किया गया था। इसे कोविड-19 महामारी के बाद रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को चिन्हित किया गया था। प्रश्न नंबर 64 है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, संगम से आप सोचेंगे कि नदियों से रिलेटेड है, बट ये विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना इस योजना का उद्देश्य। ये जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी कल्याण वृद्धि करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य
है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों की कल्याण वृद्धि करने से है। ये 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ की गई थी। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती में। सबसे कम साक्षरता दर कहां है? श्रावस्ती में है। की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर है वो कितनी है? मात्र 46.74% है, जबकि सर्वाधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर की, और यहां पर साक्षरता दर कितनी है? 80.12%। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जो जिले हैं वो श्रावस्ती है, बहराइच है, फिर बलरामपुर है, फिर बदायूं है, फिर रामपुर। आपको सारे नहीं याद रखने, एटलीस्ट आपको श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर का नाम तो याद रखना ही होगा। प्रश्न नंबर 66 है, निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो ये उर्दू है। कौन सी है? उर्दू है। 1989 में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। पहली राजभाषा हिंदी है। प्रश्न नंबर 67 है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका किससे संबंधित है? तो ये भर्तृहरि से संबंधित है। इतना ही आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, तो इतना याद रखिएगा। चुनार मिर्जापुर जनपद में स्थित है। यहाँ अनूप वेदिका है जो भर्तृहरि से संबंधित है। पास ही वल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर है जहां विट्ठलनाथ जी की गद्दी है। इतना आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 68 है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। आप कौन कौन से हैं ये भी दिखा देते हैं। तो एक है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 1916 में स्थापना हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में स्थापना हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1989 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी 2014 में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली 2017 में। तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 69 है, उत्तराखंड से अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां रहती हैं? थारू है, खरवार है, बुक्सा है, सारी हैं। तो ये सारी ही जनजातियां यूपी में निवास करती हैं। तो राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों में थारू, बुक्सा, खरवार, सहरिया ये सब प्रमुख है। सहरिया याद रखिएगा ललितपुर की है, बहुत पूछी जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू नहीं अभी तो गोंड हो गई है। सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो गई है, अभी थारू नहीं है। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, अमीर खुसरो एटा से बिलोंग करते हैं, सही। मिर्जा गालिब आगरा से हैं, सही। जोश मलियावाद सही है। जिगर गोरखपुरी नहीं है, जिगर मुरादाबादी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये मुरादाबाद के जिगर मुरादाबादी, कैसे याद रखेंगे? जिगर मुरादाबादी आपको याद रखना है तो याद हो जाएगा कि गोरखपुर के नहीं मुरादाबाद के हैं, बाकी सब सही है। ठीक है, तो जिगर मुरादाबादी इनको बोला जाता है, गोरखपुर से नहीं मुरादाबाद से संबंधित है। इनका वास्तविक नाम अली सिकंदर है और वे 20वीं सदी के महत्वपूर्ण उर्दू कवि और गजल लेखक हैं। प्रश्न नंबर 71 है, कुंभ मेला और अर्धकुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पे लगता है? तो बड़ा आसान है, 12 वर्ष में कुंभ लगता है और अर्धकुंभ लगता है 6ठे वर्ष के अंतराल पे। ठीक है, अभी इसको महाकुंभ और कुंभ बोला जाता है। कुंभ होता है 6 वर्ष पे और महाकुंभ जो होता है वो 12 वर्ष पे होता है। थोड़ा सा नाम में इसमें चेंज कर दिया गया, लेकिन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप देखेंगे ये हो गया। ठीक है, पहले इसको कुंभ और अर्धकुंभ बोलते थे, लेकिन 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्धकुंभ का नाम कुंभ कर दिया था और कुंभ का नाम बदल करके महाकुंभ कर दिया था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका आयोजन 4 जगहों पर होता है। उज्जैन में होता है, नासिक में होता है, हरिद्वार में होता है, प्रयागराज में होता है, जबकि अर्धकुंभ का आयोजन हरिद्वार और प्रयागराज में किया जाता है। प्रश्न नंबर 72 है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है महाराजगंज। कहाँ? महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, संत कबीर नगर। नहीं भैया, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ये नहीं होगा। ये भागलपुर में है। कहां पर है ये भागलपुर में है। ठीक है, संत कबीर नगर में नहीं है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, तो सही, इज्जत नगर बरेली। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है। डेयरी अनुसंधान करनाल तो हरियाणा में, ये भी सही। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, ये गलत है। ये जो है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, ये भागलपुर में अवस्थित है। कहाँ है ये भागलपुर में अवस्थित है, बाकी सब सही है। प्रश्न नंबर 74 है,
कौन सा जिला मुख्यालय की जोड़ी सम्मिलित नहीं है? ओहो, अमेठी का गौरीगंज सही है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज सही है, कुशीनगर का पडरौना है, उरई नहीं है, उरई जालौन का है, कुशीनगर का क्या है? पडरौना है, पडरौना है जिला मुख्यालय, और उरई जो है ना ये जालौन का है, जालौन का उरई है, कौशाम्बी का मंझनपुर सही। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। कुशीनगर का पडरौना है, जालौन का उरई है, कुशीनगर का उरई नहीं है। ये आप, मैं आपको ये चीज ना एक तरह से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए। अमेठी का गौरीगंज, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, वो है नहीं, आपने सुना होगा रॉबर्ट तो माइकल को साइकिल पे लेकर के जाओ, हमारा सोना वर्सोवा बीच पे आने वाला है। तो सोनभद्र, रॉबर्ट, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कुशीनगर का पडरौना है, कौशाम्बी का मंझनपुर है। प्रश्न नंबर 75 है, कौन सही सुमेलित नहीं है? नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, एकदम करेक्ट है। ओखला पक्षी विहार लखनऊ में नहीं है भैया पक्षी विहार, तो ये गलत हो गया। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, पर्वती अर्गा गोंडा में है। अच्छा, ओखला है कहां पे? तो ये है गाजियाबाद में। कहां है ओखला पक्षी विहार? गाजियाबाद में है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, पर्वती अर्गा जो पक्षी विहार है ये गोंडा में है। प्रश्न नंबर 76 है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो देखिए, ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा सिंचाई तो उत्तर प्रदेश में ही होती है। आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी बताया था, मैं फिर से बता देता हूं। देखिए, ट्यूबवेल यानी इसको नलकूप भी बोलते हैं, सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल शुद्ध सिंचाई में 74.9 लगभग 75% सिंचाई नलकूप के द्वारा ही की जाती है। बाकी का 15.2 नहर से, फिर 8.8 कुएं द्वारा की जाती है, और बाकी का 0.5 तालाब, झील से होती है, पोखर से होती है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये याद रखना है मैक्सिमम किससे होती है? नलकूप से। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई बीघा है। क्या है? बीघा। आपके यहाँ क्या होती है भाई? यहाँ तो बीघा है, और एक बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। कितने बिस्वा होते हैं? बिस्वा, 20 बिस्वा होते हैं एक बीघा में, 20 बिस्वा, फिर बिस्वांसी, फिर कचवांसी, फिर और छोटी होती चली जाती इकाइयां। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी जिले में एक बीघा में 8 बिस्वा होते हैं, कहीं कहीं 12 बिस्वा होते हैं, लेकिन जो मानक है ना वो 20 बिस्वा का है। अब आप बताइए, क्या आपके जिले में 8 बिस्वा या 12 बिस्वा का बीघा तो नहीं होता है? कहीं कहीं बीघा छोटा होता है, लेकिन मोस्टली जैसे लखनऊ की बात करें तो यहाँ 20 बिस्वा का ही एक बीघा कहलाता है। आपके जिले में क्या है वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। प्रश्न नंबर 78 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। वाणिज्यिक उपज तो गन्ना है भैया। यूपी की कौन सी है? गन्ना है यूपी की वाणिज्यिक उपज। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 79 है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? मतलब ब्रेड बास्केट उसी कहेंगे जहां गेहूं ज्यादा पैदा होता है। तो यूपी में होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसे ही ब्रेड बास्केट बोला जाता है, यानी यहाँ गेहूं की पैदावार जो होती है वो सर्वाधिक होती है। तो भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट इन्हीं 3 राज्यों को बोला जाता है, यूपी, पंजाब एंड हरियाणा को। प्रश्न नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए? तो भैया धान मक्का गेहूं, धान मक्का गेहूं, धान मक्का गेहूं, यहाँ यही चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र धान मक्का गेहूं है। प्रश्न नंबर 81 है, प्रश्न नंबर 81 है, आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है, ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा और बारदोली आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, और बारदोली आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद, यानी सफल नेतृत्व के बाद ही बारदोली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। तभी तो बोलते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बारदोली की महिलाओं ने दी थी बारदोली सत्याग्रह के जो एक सफल नेतृत्व के लिए। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख रबी फसलें जो हैं वो है गेहूं, चना, मटर और जौ। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो रबी फसलों की जो बुआई है ना वो अक्टूबर नवंबर में नहीं, जाड़े में होती है। रासिर रबी होता है, रासिर रजई होता है।
ठीक है। अब जाड़े में बुआई होती है, राज हम लोग जो जाड़ा ठंड होता है ना उसमें रजाई ओढ़ते हैं, तो ठंड यानी अक्टूबर नवंबर, तो इसी महीने में रबी फसल की बुआई होती है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसकी कटाई होती है मार्च और अप्रैल में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें हैं गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, अलसी है, सरसों है, धनिया है, ये सारी क्या है प्रमुख फसल होती है। प्रश्न नंबर 83 है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो रिहंद परियोजना जो है सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है उत्तर प्रदेश की। तो यूपी की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? रिहंद परियोजना। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसको गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 84 है, 84, कौन सही सुमेलित नहीं है? चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है, जौनपुर गंगा नदी के किनारे है, मथुरा यमुना नदी के किनारे है। भैया जौनपुर गंगा नहीं गोमती किनारे है। देखो लखनऊ और जौनपुर यही दो बार बार पूछता है, गोमती किनारे हैं, याद रखना है, ठीक है। तो जौनपुर और लखनऊ दोनों गोमती के किनारे, चित्रकूट मंदाकिनी है, और गंगा के किनारे वाराणसी है, बिठूर है, और मथुरा यमुना के किनारे है, अयोध्या सरयू के किनारे है। ये सारे आपको याद रखने चाहिए। प्रश्न नंबर 85 है, कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? गोकुल बैराज परियोजना जो है ये यूपी की एक पेयजल परियोजना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी? गोकुल बैराज परियोजना जो है वो यूपी की पेयजल परियोजना है। इसका निर्माण सन 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश में मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण करवाया गया था। प्रश्न नंबर 86 है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? तो पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि इधर नोएडा वगैरह सब मिल जाता है पश्चिमी क्षेत्र में। तो सबसे ज्यादा विकसित कौन सा है? वो पश्चिमी क्षेत्र है। औद्योगिक दृष्टि से अगर देखा जाए पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 87 है, सही सुमेलित नहीं है, देखना है हमें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है, सही है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। अभी तो बताया था मैंने कि भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में हुई थी और ये लखनऊ में है। यहाँ पे कानपुर लिख रखा है तो ये हो गया गलत। बाकी निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रायबरेली में, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। बड़े आगे प्रश्न नंबर 88 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो मैंगो फूड फेस्टिवल, ये भैया देखो आम की बात करें तो लखनऊ में आ जाइए सीधे, जब भी बात हो आम की आप लखनऊ विजिट करिए। तो मैंगो फूड फेस्टिवल का जो आयोजन होता है ना वो कहाँ होता है? वो लखनऊ में होता है। इसका उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न किस्मों के बारे में शिक्षित कराना है। उत्तर प्रदेश में कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो ये सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। बुंदेलखंड में, विंध्य में नहीं, सिंगरौली में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सबसे ज्यादा सुइटेबल दिख रहा है मुझे। तो सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 90 है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1887 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। प्रश्न नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद हैं? तो भैया देखो यूपी में 8 महाजनपद, देखो टोटल महाजनपद 16 और इन 16 में से 8 महाजनपद यूपी में अवस्थित हैं। कौन कौन से हैं? कुरु, पांचाल, शूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी, ठीक है, ये 8 महाजनपद जो हैं ये यूपी में है। प्रश्न नंबर 92, नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला लिखा हुआ, शुजाउद्दौला है, ठीक है, कि बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा कहां पर है? देखिए कभी कभी डायरेक्ट पूछेगा बहू बेगम का मकबरा कहां है, तो आप बताना फैजाबाद में। ये किनकी बहू मतलब किनकी बेगम थी? तो ये नवाब शुजाउद्दौला की बेगम है। कहाँ? ये कौन है? तो बंगाल के नवाब थे शुजाउद्दौला, इन्हीं की बेगम थी बहू बेगम, और इन्हीं का मकबरा फैजाबाद में है। बड़ा प्रसिद्ध है और बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 93 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ये किस वर्ष की बात है? तो एग्जैक्टली मैं बताऊं तो ये है 1833 की बात। कब की बात है?
सन 1833 की बात है। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था, आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था और यहाँ का एक अलग गवर्नर नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 94 है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो ये अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना सन 1936 में लखनऊ में की गई थी। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई और इसी वर्ष एनजी रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई और अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। याद रखिएगा कब, 1936 में, कहां, लखनऊ में। ये दोनों ही पॉइंट्स एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रश्न नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। किसे? ऋषि वेद व्यास को समर्पित है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था और इसी दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। तो ये गुरु पूर्णिमा किसको डेडिकेटेड है? तो ये डेडिकेटेड है महर्षि वेद व्यास को। प्रश्न नंबर 96 है, फिर से मिलान करना है। कौशाम्बी घोषिताराम मठ से, ये लखनऊ, देखिए लखनऊ में कोई मठ वठ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही सही हो जाएगा, ठीक है। और ये सारनाथ जो है ये धमेक स्तूप सही है, श्रावस्ती शहर में सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दरअसल रामा भर जो स्तूप है ना ये कुशीनगर में है, लखनऊ में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर भी एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, कालपी नगर किस नदी के तट पर है? तो कालपी जो है ये यमुना नदी के तट पर है। किसके तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह नदी यानी यमुना प्रदेश के 19 जिलों में बहती हुई प्रयागराज में गंगा में जाकर के मिल जाती है। धुरिया लोक नृत्य है, तो धुरिया जो है ये लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। कहाँ का है? बुंदेलखंड का ये लोक नृत्य है। धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। प्रश्न नंबर 99 है, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्न में से किस शहर के बहुत ज्यादा नजदीक स्थित है? देखिए सारनाथ जो है ना ये वाराणसी के करीब में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी के करीब में ये स्थित है। तो ये वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं आई थिंक धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। और सारनाथ जो है ये वाराणसी शहर के निकट स्थित है। जब महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा था उसको महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था उसे निर्वाण कहते हैं। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। जो पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ये सारी घटनाओं के नाम हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 100 है, यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन किया जाता है? तो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है। सा से शाकंभरी देवी और सा से सहारनपुर, इस तरह से मैंने आपको याद भी करवाया हुआ है। तो शाकंभरी देवी के मेले का आयोजन सहारनपुर में होता है, जबकि विंध्याचल में नवरात्र के अवसर पर विंध्यवासिनी धाम पर बहुत विशाल मेला लगता है। वह वाराणसी में प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ यानी शिव जी का मंदिर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको देकर के जा रहा हूं, आपको बताना है सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? अभी जस्ट मैंने आपको इसके बारे में बताया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें जरूर दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।